नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में शिक्षकों के मुद्दे पर हर बार बवाल होता है। दरअसल शिक्षकों के मुद्दे को लेकर बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार बार-बार सवालों के कटघरे में होते हैं। दरअसल शिक्षक या फिर बिहार के छात्र कहीं ना कहीं ये लोग बिहार सरकार से खुश नहीं है, जिस वजह से तमाम सवाल भी उठते हैं। अगर एक तरफ बात की जाए तो अभी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पे रोक लगा दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इसमें क्या संज्ञान लेती है, सरकार का आगे का प्लान क्या है, इन्हीं सब बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ कुमार जी, एसोसिएट एडिटर, प्रभात मालाकार जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी, सौरभ कुमार जी, छात्र नेता, अश्वनी पांडे जी, शिक्षक नेता, उदय शंकर सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष, विद्यालय अध्यापक संघ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं छात्र नेता सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, इस जी बार शिक्षकों की क्या परेशानी है? क्योंकि बीते कई दिनों से देख रहे हैं बार बार शिक्षकों और शिक्षक जो है या छात्र हैं वो सरकार से खुश नहीं है। सबा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो शिक्षकों के तबादले पर हाईकोर्ट ने जहां तक संज्ञान लिया है और बिहार हम्म, सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है कि जवाबी हलफनामा है, यानी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कि क्या दिक्कत है। जाहिर सी बात है कि जो पिटिशनर थे उनको लेकर एक सवाल था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में कई तरह की चीजें सामने आई थी। सबा जी, इसके पहले भी कई डिबेट हुए थे, हम लोग भी शामिल थे उसमें, कि अनुमंडल को लेकर विवाद था कि पहले तीन चॉइस था जिला को लेकर, फिर अनुमंडल 10 चॉइस ही क्यों। कई छोटे छोटे अनुमंडल हैं, जहाँ जिले हैं जहाँ कम ही अनुमंडल है। फिर पंचायत को लेकर था कि महिलाएं जो है अपने पंचायत गृह पंचायत में नहीं रहेगी, किसी और पंचायत में जो है वो अप्लाई करेगी। लेकिन हम्म, जहां तक मैं समझता हूँ सवाजी कि ये 30%। दूसरे जी, तरीके से बात की जाए तो जो नियोजित शिक्षक है जिनको राजकर्मी का दर्जा मिला, उसमें लगभग हम्म, 3,85,000 लोग हैं और जिन्होंने आवेदन किया है, जिसमें से 28,000 लोग TRE 1 और TRE 2 दोनों में पास हुए हैं बीपीएससी से, वो राजकर्मी का दर्जा उनको मिला। और हम्म, 1 लाख लगभग 14,000 लोग थे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की और मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र भी दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो विवाद है जिसमें यह है कि सक्षमता परीक्षा अभी 2 ही बार हुआ है, अभी हम्म, भी लगभग 3 बार बाकी है। तो कम से कम उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए था जो लोग अभी परीक्षा में बैठे हैं, या जो बैठे हैं वो भी पास नहीं किए। कम से कम 3 बार तो और भी उनको चांसेस बाकी है। और दूसरे तरीके से बात की जाए तो बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक हैं, जो पहले से जी, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए तो कम से कम दरवाजा खुला था। तो 70% लोग तो वो लोग हैं जो 11 और हम्म, 12 में 2011-12 से नौकरी कर रहे हैं, 12 साल 13 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब बताइए सवा जी कि कोई हम्म, व्यक्ति अगर रोहतास, सासाराम, भभुआ, कैमूर का है, अगर वो कोसी रेंज में नौकरी कर रहा है, जाहिर सी बात है तो उनके लिए तो परेशानी है ना, कि उनके लिए एक चॉइस तो था। अब जबरदस्ती जी, का इस प्रकार से कि पेच फंसाकर कोर्ट के आदेश के आलोक में कई पत्र जारी हुए हैं। अभी जस्ट एक हम्म, पत्र जारी हुआ है शिक्षा विभाग से, उसमें उसने कहा जी, है कि जो भी हस्तांतरण और पदस्थापन की जो चिट्ठी है जिन्होंने आवेदन किए हैं उनको अभी हम रोक रहे हम्म, हैं। जाहिर सी बात है, अब एक बात जान लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने जो नियुक्ति प्रमाण पत्र बांट रहे थे, वो स्पष्ट कह रहे उन्होंने कि जो जहां है वहीं रहिएगा। कहने का मतलब है कि आप 30% लोगों को खुश करने के लिए 70% लोगों को आप नाखुश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए था, जिसका ख्याल नहीं रखा गया है। तो सरकार का तो प्लान है ही, अब तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तबादले पर कुछ विशेष की जाएगी। मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा 2025 के बाद ही जो ट्रांसफर पॉलिसी नीति है उस पर सरकार आगे बढ़ेगी, और जो भी चीजें सामने है जिसमें कमियां हैं, सुधार को लेकर जो आगे की चीजें होंगी उस पर वो सुधार भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें अभी नहीं होगी। इस पर कहीं ना कहीं सरकार जो है लोगों को खुश करने की एक नई नीति के तहत आगे बढ़ेगी, और 2025 के विधानसभा के चुनाव के बाद ही ट्रांसफर के तहत जो भी चीजें होगी उसको ट्रांसफर किया जाएगा। इस पर मुझे लगता है कि कहने की सरकार के खेल रही है, कुछ जरूर करेगी। फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद जी, शिक्षकों को कब सुना जाएगा? देखिए सबा जी, जी, अभी हम सौरभ जी को सुन रहे थे।
सौरभ जी ने जो शिक्षकों का दर्द है उसको बयान करने का काम किया कि कोई शिक्षक अगर मान लीजिए दक्षिण बिहार के हैं और उनका पदस्थापन अगर कोसी में सीमांचल में है, तो अब तो उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो वास्तव में तो कहीं ना कहीं जो आस लगाए हुए थे कि शिक्षक का जो ट्रांसफर है उस पर हमको जो पॉलिसी है उसके तहत हमको नजदीक के जिलों में दिया जाएगा। देखिए, चाहे नियुक्ति का मामला हो, स्थानांतरण का मामला हो या पदस्थापन का मामला हो, इन तमाम चीजों में जो एनडीए सरकार है उसकी नीति जो रही है ना, वो साफ और स्पष्ट नहीं रही। वो हमेशा मामले को इस प्रकार से उलझाने का काम करते रही है जिससे शिक्षक जो है बार बार उलझते रहे। अभी देखिए, सक्षमता का जो परीक्षा पास की ही बात कर लें अगर हम लोग, तो आप देखिए कि उनका जो निरंतरता हो, चूंकि पहले से वो काम कर रहे हैं, तो उनका जो निरंतरता बनी रहेगी, प्रोन्नति का किस प्रकार का होगा समायोजन या अन्य चीजों का लाभ उनको कैसे मिलेगा, इस पर नीति साफ और स्पष्ट रूप से नहीं है। तो सरकारी शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए जो स्थानांतरण नीति बनाई गई, जिसे पटना हाईकोर्ट ने कि नीति जो है वो साफ और स्पष्ट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और शिक्षकों के लिए हितकारी होना चाहिए। क्योंकि शिक्षक जो है जब सही ढंग से वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे तभी शिक्षा का दान बच्चों के बीच कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी शिक्षक को इतनी दूरी तय करने पड़ जाएगी, वो आने जाने में ही उनका समय व्यर्थ चला जाएगा, फिर वो शिक्षा के प्रति कितना ध्यान दे पाएंगे, ये समझने की बात है। तो नीति तो बिल्कुल ही स्पष्ट होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि शिक्षकों के, चाहे शिक्षक नेता हो, छात्र नेता हो या जो भी है, मान लीजिए अगर वो अपना सुझाव देते हैं इन नीतियों को के निर्माण के पहले उनसे सुझाव लेना चाहिए कि जिससे गतिरोध कम से कम हो सके। और इस प्रकार का जो शिक्षक स्थानांतरण जो नियमावली बनी, उस पर जो है से शिक्षकों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही ना पड़े, वो सरकार के द्वारा ही उन मामलों को सुलझाया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये कमियां है जो सरकार के द्वारा बार बार जो है उलझाने का प्रयास जो किया जाता है, इसको दूर करने की जरूरत है। सभा जी। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी अश्वनी पांडे जी का। अश्वनी जी, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों की मांग क्या है सरकार से? बहुत धन्यवाद सभा, बहुत बहुत धन्यवाद सभा। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो कल सरकार ने फैसला लिया, ये शिक्षक बहुत सारे ग्रुप्स में सरकार ने इस ढंग से बहाली किया कि बहुत सारे ग्रुप में बटे हुए हैं और उनको सबकी अलग अलग डिमांड्स है। कुछ लोग जो बहुत वर्षों से विद्यालय में मतलब पढ़े थे, इनका लोकल अपॉइंटमेंट हुआ था, वो लोग चाह रहे थे कि ट्रांसफर ना हो। बहुत सारी ऐसी महिला शिक्षिकाएं हैं या शिक्षक हैं जो घर से काफी दूर दूर तक प्रस्थापित हैं, वो लोग चाह रहे थे ट्रांसफर हो। और ट्रांसफर लगभग सब लोग चाह रहा था कि ट्रांसफर हो। ट्रांसफर की पॉलिसी गवर्नमेंट गलत बनाई थी। ये लिंग भेद के आधार पे किसी को 10 पंचायत का ऑप्शन आप दे रहे हैं, किसी को 10 अनुमंडल दे रहे हैं। आपने सक्षमता परीक्षा लिया था, आपने डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया, उस डिस्ट्रिक्ट में आप ब्लॉक मांग लेते या नहीं मांगते, उसी डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं पोस्टिंग कर देते लोगों की। तो ये उलझाने वाला काम चला, लगा जैसे देख के कि होने ही नहीं है। अभी जैसे सौरभ जी ने बताया कुछ देर पहले, एक पत्र आया है कि फिर से ट्रांसफर लेने की बात कही गई है कि 1 दिसंबर से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। तो सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें विशेष परिस्थिति जोड़ दिया गया है, तो उसको डिफाइन किए जाने की जरूरत है। और विशेष परिस्थिति न लगा के जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं कहीं, उनको जाने का हक दिया जाए, मौका दिया जाए। कारण ये है कि जब तक शिक्षक स्वस्थ मानसिकता से नहीं पढ़ाएगा, अब मेरे जानकारी में बहुत सारी महिला शिक्षिकाएं हैं जो पटना की हैं, और पटना की शिक्षिका को पश्चिमी चंपारण नेपाल बॉर्डर के पास, उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास कर दिया गया है। 250, 300, 400 किलोमीटर दूर लोग है पोस्टेड। तो बताइए, तो 1 दिन 2 दिन की छुट्टी में भी नहीं आ जा सकते हैं। पति पत्नी शिक्षक है, पति जो है किशनगंज में है, पत्नी जो है दरभंगा में है, पति अररिया में है, पत्नी मोतिहारी में है। तो ऐसे ऐसे परिवार टूट रहे हैं। कोई है इकलौता बेटा है, माँ बाप वृद्ध हैं, मुख्यमंत्री जी की ही पहल थी कि अपने
माँ बाप और घर में जो लोग हैं उनका सेवा करिए, उनको अच्छा, वृद्ध लोगों को, और सीनियर सिटीजन घर में पड़े हुए हैं, इकलौता बेटा है और बेटा जाके कहीं और चंपारण का लड़का बक्सर में जाके नौकरी कर रहा है और यहाँ माँ बाप अकेले पड़े हुए हैं। तो कहने का सेंस है कि कोई कंडीशन ना लगा के जो लोग चाहते हैं कि ट्रांसफर हो और ये TRE 3 की पोस्टिंग से पहले और बाकी पोस्टिंग से पहले हो जाए। कारण ये है कि अगर ट्रांसफर हो जाएगा ना तो लोगों का अच्छा हो जाएगा, फिर आप पोस्टिंग करते रहिएगा। नई नौकरी की बात है, लोग नौकरी में अपना जहाँ जगह होगा जाएंगे, और अगर नहीं हुआ ना तो कभी नहीं हो पाएगा। ये बरसों से चलते आ रहा है कि चुनावी साल से कुछ दिन पहले ट्रांसफर पॉलिसी को लेके चर्चा होती है, चिट्ठी जारी होता है, फिर पॉलिसी आती है, फिर सॉफ्टवेयर बनना शुरू होता है। बहुत बार बनते बनते रह गया, इस बार बन के अप्लाई तक हुआ फिर रुक गया। तो ऐसा ना हो जाए कि फिर 26 में एक कमेटी बने जो 27-28 तक रिपोर्ट दे और 28 के लास्ट तक जाके वो प्रक्रिया में आए, 29 से आप अप्लाई लीजिए और फिर चुनाव से थोड़ा एन वक्त पहले आप रोक दीजिए कि नहीं इसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि वो सबका ख्याल रखेंगे। उन्होंने एक संवर्ग का ख्याल कल रखा है कि उन्हें जो लोग चाहते थे कि अब हम अपने घर में ही बने रहें, उनको घर में बने रहने दिया गया है, और बाकी लोग जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं वैसे लोगों को बिना किसी शर्त के ट्रांसफर दिए जाएं और उनको अपने जगह पे जाने दिया जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है शिक्षकों का स्वस्थ रहना मानसिक रूप से। जी, चलिए ठीक है अश्विनी जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी सौरभ जी का। सौरभ जी, जी जी हमने कई बार डिबेट भी किया है, आप भी रहे हैं डिबेट में, बार बार शिक्षक हो या छात्र हो, एग्जाम का मुद्दा हो, पढ़ाई का मुद्दा हो, बार बार उठाते रहते हैं क्योंकि कोई ना कोई लूप होल उसमें निकल ही जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने TRE 2 और TRE 3 पे बात की थी, जिसमें पता चला था कि TRE 2 का भी पेपर लीक हो गया। तो हमेशा बार बार बात एजुकेशन पे नहीं क्यों आता है? कब सभा जी आखिर क्या बिल्कुल लगता है, कभी बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है कभी सुधरेगी? बिल्कुल सभा जी, बिल्कुल आपका जो सवाल है वाजिब सवाल है। सवाल जी। तो हम लोग पूछना चाहते हैं एक कदम आगे बढ़ के कि ठीक है भाई, कीजिएगा ना, ट्रांसफर कीजिएगा, पोस्टिंग कीजिएगा, कहाँ कोई दिक्कत है। 24 में बिल्कुल। मन नहीं किए तो 25 के बाद कीजिएगा। अश्वनी भाई सही बोल रहे थे कि 29 तक आप ले जाइए। किसी को कोई सरकार किसी की भी हो, महागठबंधन की हो, एनडीए की हो, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है ना अब आगे बढ़ने की, मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे थे सभा जी, उसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और हम लोग जी। कई बार मुख्यमंत्री जी को सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट मैं बता दूं, वो कह रहे थे कि पुराना बात याद रखिएगा। पुराना बात कब तक याद रखिएगा भाई, कि सर बिहार में सड़क नहीं था, बिजली नहीं थी, शांति व्यवस्था उसको कायम करना जरूरी था, रोजगार नहीं थे, तो ठेके पर बहाली हुई, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, फिर आगे हो के नियोजित शिक्षक बने, टेट की परीक्षाएं हुई, फिर बीपीएससी से परीक्षा हुई। लेकिन आखिर हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं। आप सिर्फ गिनाने के लिए कि हमने 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी दी, किसको आपने नौकरी दी, उस पर भी तो चर्चा होती और हुई है कई मर्तबा। अमिताभ भैया और इस चैनल के माध्यम से कई डिबेट में हम लोग शामिल होते हैं। क्या व्यवस्था के तहत जो चीजें सामने आई है उसमें किसी शिक्षक के बदौलत जो शिक्षा व्यवस्था बनी है अभी, दोनों फेज की बहाली में व्यापक तौर पर धांधली और सेटिंग जो चला, उसका रिपोर्ट तो बिहार सरकार की जांच एजेंसी दे रही है कि हमने TRE 1 से TRE 1 का भी अगर जांच हो जाता तो उसमें भी मुझे लगता है कि पेपर लीक ही था, 2 और 3 का तो पेपर लीक हुआ है। तो फिर आखिर बिहार के शिक्षकों पर ये शिक्षक जो फर्जी शिक्षक जिनको कह सकते हैं, उसमें मैं समझता हूं कि 50 से 60% ऐसे शिक्षक होंगे जो फर्जी होंगे। अगर उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर एक बात हुआ कि पोस्ट खाली हो गया नए तरीके से, नए सिरे से। तो यही तो देख रहे हैं कि 17-18 वर्षों से आप राज्य के मुखिया हैं और फिर आप पुराने दिनों को याद कर रहे हैं कि पुराना दिन याद रखिएगा। कहने का मतलब है कि ठीक है, आप शिक्षकों के भरोसे फिर दोबारा सरकार में भी 2005 के बाद 2010 में दोबारा आपको मौका मिला, 10 के बाद आज जो है तो 2024 आ गया। आप एक बात समझिए सभा जी की बहुत बड़ी बात है कि किसी भी सरकार के जो अभिन्न अंग होते हैं, शिक्षा व्यवस्था में मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ गिनवाने के लिए कि हम लोग ने लोगों को बहाल किया, ठेके पर नौकरी दी, उसके बाद नियोजित शिक्षक आए टेट 2011-12 में, उसके बाद बीपीएससी से बहाल हुए। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था मुझे लगता है कि और भी बिगड़ी है, छात्रों के सवाल पर भी।
कहाँ कोई नौकरी बिना ट्रांसपेरेंसी के हो रहा है। सब बहाली में तो इसी प्रकार से चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, धांधली सेटिंग हो रहा है, बड़े से बड़े लोग शामिल हैं, रैकेट चलता है, कोचिंग माफिया शामिल हैं, पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सरकार है वो जो बात करेगी, मुझे लगता है कि आज एक पत्र जारी हुआ है, उस पत्र के माध्यम से उसमें भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किसी जो कारणवश जो चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी एक वसूली जैसा जो चीज होगा कि हाँ हम चाहते हैं, एक असाध्य रोग है या मेरी पत्नी वहां पर है, मैं यहाँ पर हूँ, तो कई चीजें जो है इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो सरकार तो खुद अपने लूप होल्स तो खुद सामने लेकर आती है। ऐसा थोड़ी है कि हम चाहेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए तो नहीं चाहेंगे। 70% लोग नाखुश हैं जो सरकार की गतिविधि है, और 30% को खुश करने के लिए सरकार ने ये नीति लाया कि हमको खुश भी करना है, लोगों को राजकर्मी का दर्जा के लिए नियुक्ति प्रमाण पत्र भी बांट रहे हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन मुझे लगता है कि एक वर्ग ऐसा है जो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में भी जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि 10 वर्षों 12 वर्ष से वो इंतजार कर रहे थे कि मेरा पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह हो जाता, हम चले जाते, अपने गृह जिला, अपने गृह में नहीं लेकिन अपने बगल के गृह जिला में हो, या अपने पंचायत में महिला नहीं अपने बगल की पंचायत में हो। इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय से जो स्टे लगा है, तो स्थिति तो बिहार सरकार को स्पष्ट करना है। तो उलझा के रखी हुई है बिहार सरकार, और कोर्ट के माध्यम से जो भी चीजें सामने आई है उसमें स्पष्ट है कि बिहार सरकार चाहती ही नहीं है, न छात्रों के मुद्दे पर न शिक्षकों के मुद्दे पर। निश्चित रूप से काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, कई मामलों को लेकर बिहार में बहाली से लेकर नियुक्ति और नौकरी से लेकर सारी चीजों पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें सामने आती है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाजी, हम लोग डिबेट के माध्यम से अश्वनी पांडे जी के पास भी और भी कई चीजें हैं जिसको लेकर सरकार अगर सुनेगी तो सुनेगी, नहीं तो कोर्ट के माध्यम से सुनेगी। सब चीजों पर संज्ञान ली गई है और ली जाएगी। लेकिन सरकार जो है कई चीजों पर ये ड्रॉबैक, एक सरकार को कहा जाए तो ड्रॉबैक की स्थिति में है सरकार। कहीं ना कहीं शिक्षकों के माध्यम से 2025 का विधानसभा चुनाव फिर से जीतना चाहती है, इसलिए इस तरह के रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे। अश्वनी जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद सीधा रुख करेंगे अमिताभ जी का। अश्वनी जी। जी सभा, सबसे बड़ी बात है कि सरकार या मीडिया चैनल्स भी बहुत हमारे जो लीगल आपके क्रॉस्पॉन्डेंट होते होंगे सब बहुत जानकार पढ़े लिखे होते होंगे। सरकार ने खेल किया है यहाँ पे, कोर्ट ने कहीं रोक नहीं लगाया था। मैं जितना समझ पा रहा हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से जब ऑर्डर आया परसों तब भी लिखा था, मैंने संबंधित वकील से भी मैंने बात किया था। इसमें कुछ था ही नहीं, कोर्ट ने कहीं रोक नहीं लगाया था, कोर्ट के नाम पे खेला गया, सरकार ही नहीं करना चाहती थी। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ये दिखाना चाहते थे कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करूंगा, और यही हुआ है। उसमें केवल कोर्ट ने ये कहा था कि जो पिटिशनर है 13 या 12 लोग थे, उनको आप प्रक्रिया रखिए जारी, लेकिन जो 12-13 लोग हैं उनको छेड़छाड़ नहीं करना है जब तक हम उनकी सुन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये था। लेकिन उसी के आड़ में करना ही नहीं था। पॉलिसी ऐसी बनाई गई थी कि लोग मतलब डिस्क्रिमिनेशन था जेंडर के आधार पे, बाकी चीजों पे था, तो नो डाउट नाराजगी थी। ट्रांसफर प्रक्रिया जो स्थगित की गई थी वो स्थगित किए जाने की जरूरत नहीं थी, उसमें हल्का सा संशोधन कर देने की जरूरत थी, जो मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ना बन के पूरा तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया गया। तो गांव में हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, तो होता था जिसका बैट होता था वो पहले बैटिंग कर लेता था, जब वो आउट होता था तो कहता था कि मैं आउट नहीं हूँ, और बैट लेके पूरा खेल खत्म करके चला जाता था। तो वही वाला हाल है, पावर है तो पहले ऐसे होगा वैसे होगा, बाद में होगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब खत्म, अब जो चाहे जैसे है वैसे ही रहिए। तो ये वाला हाल है, और कोर्ट के नाम पे खेला गया। हालांकि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, अभी कुछ देर पहले एक पत्र जारी हुआ है, लेकिन उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसका खुलासा नहीं किया गया है। वो जब सामने आ जाता है तब हम लोग विशेष इस पे विचार रखने के ये में होंगे, लेकिन सरकार अगर चाहती तो आसानी से हो सकता था, सरकार ही नहीं करना चाहती थी। ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, क्या कुछ बड़ी अपडेट है इस खबर पर? नहीं, देखिए, एक तो जिस पत्र का जिक्र कर रहे थे, सौरभ भी कर रहे थे, सोनी जी भी कर रहे थे, कुछ देर पहले सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जो पत्र जारी हुआ है, उसमें जो पूर्व में जो तबादला नीति बनी थी उस पर रोक लगा दिया गया है, और साथ में जितने भी जो ई शिक्षा कोर्स पे जितने भी आवेदन आए थे उन सबको कहा गया है कि वो सब रद्द समझे जाएंगे। लेकिन विशेष परिस्थिति, जिनको असाध बीमारी है और विशेष परिस्थिति वाले लोग फिर से
अपना नया उस पे आवेदन कर सकते हैं, इसलिए उल्लेख उस पत्र में है। देखिए, इस पत्र को निकालने की जरूरत के ऊपर ही इस पे सोचना पड़ेगा। सबसे पहले जो आवेदन की प्रक्रिया जो चल रही थी ट्रांसफर पॉलिसी को लेके और मामला जो कोर्ट में गया था, तो सोनी जी अभी आप बोल रहे थे, लेकिन हमने जो वकील से जो हम लोग का रिएक्शन जो आया था, वकील का जो बाइट आया था और जो जानकारी मिली थी, उसमें कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। जो तथ्य उनके सामने जो 13 शिक्षकों की तरफ से, औरंगाबाद के शिक्षकों की तरफ से जो रखा गया था, उसमें कुछ तथ्यों पर कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा इस मामले में सरकार उससे जवाब मांगा था और कहा था कि अगली सुनवाई 21 जून में। हालांकि ये बात सही है कि उन्होंने न तो पूरी प्रक्रिया को रोकने की बात कही थी और न ही जो कानून बदलने की बात की थी। उन्होंने इस मामले में सरकार से अपना स्पष्ट जवाब मांगा था, जिसमें अगली सुनवाई 21 जनवरी तक है, तब तक जो है कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई थी। फिलहाल इस मामले में जो कोर्ट का जो पक्ष सरकार जैसे ही कोर्ट का फैसला आया था, उससे सिर्फ 1 घंटे के बाद ही शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि इसमें कोई संशोधन हम करेंगे, अभी वापस लेते हैं, जो शिक्षा नीति जो लागू की गई थी उसको हम वापस लेते हैं। और इसके बाद उसका निरस्तीकरण का आदेश भी निकल गया था। तो देखिए, ये जो प्रयोग दर प्रयोग हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे हैं, जब टीआरई 1 का एग्जाम हुआ था और टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, शिक्षा विभाग पता नहीं क्यों इतना प्रयोग दर प्रयोग हर चीज में करे, चाहे वो परीक्षा के सिस्टम में करे, बहाली में करे, नियुक्ति देने में करे, और उसके बाद अब देखिए ट्रांसफर की बात हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई बात है, कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है और कुछ सुधार उसमें की जरूरत है, तो आप सभी संगठनों को बुलाकर बात कर ले। और यही बस सवाल हम शिक्षा मंत्री से भी किए थे कि सर, जब इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको निर्णय लेने के पहले इसमें जो संगठन है, जो उनके लोग हैं, उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? उनका कहना था कि नहीं, हम लोग राय लेते हैं, राय लेने के बाद ही ये तैयार हुआ था। लेकिन उसके बावजूद जो कई चीजें जो हम लोग के पास भी इतने मुद्दे आ रहे थे, लगातार डिबेट में जा रहे थे, उन बातों को लेकर सहमति नहीं बनाने के, सिर्फ ये मुझे जो लगता है कि ये टाइम टेकिंग वाला जो मामला जो है ना, वो चला आ रहा है कि बस टाइम टेकिंग किया जाए, किसी तरीके से उलझाया जाए। देखिए, अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो किसी तरीके से उलझाया जाए। और सरकार का जो कल जो मुख्यमंत्री का जो भाषण आप देख लीजिए, चाहे उनका जो निर्णय रहा कि भाई हम नियोजित शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उनका कहीं तबादला नहीं होगा, जो जहाँ है वहीं बने रहेंगे। देखिए, कल खुद महिला शिक्षकों से जिनको विशेष शिक्षक मिला है, उनसे बातें भी हो रही थी। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि देखिए, जब नौकरी में वो आई थी तब वो अविवाहित थी, उन्हें कुंवारी थी, उसके बाद उनकी शादी होती है। अब शादी हुए उनका 10 से 12 साल बीत जाता है, उतने दिनों तक ना मायके में रह सकती है और ना ही वो ससुराल जा पा रही है। यानी कि ना वो मायका की रही, ना ससुराल की रही। ये जो महिला शिक्षकों की जो शिक्षिकाओं का जो व्यथा कथा है, जान लीजिए, वो है। जब नियम कानून बनता है उसमें इन बातों को देखा नहीं जा रहा है। जब कुंवारी थी तो नौकरी मिली और आज 2 बच्चों की माँ है, और उसके बावजूद ना तो मायका में रह सकती है, ना ससुराल में जा सकती हैं। और जहाँ पे है, अगर मान लीजिए पटना की कोई रहने वाली है, तो पटना में इतना दिन मायका भी नहीं, अब नौकरी लग गई तो अलग घर ले ली है, शादी हो गई, हस्बैंड आते हैं, लेकिन ससुराल नहीं जा सकती है। तो ये परिस्थितियां हैं। इस पे अब उस लागत के तबादला होगा तो कुछ हो सकता है कि जो 10 सूची मांगी गई थी, तो किसी का भला हो सकता था। हालांकि बहुत लोग उसमें नाराज भी थे और यही वजह थी कि कोर्ट भी गया मामला, और उसके बाद जो है बाद में अब आगे की प्रक्रिया चली गई। अब फिर कब तबादला नीति बनेगी, कब उनका होगा, ये 21 जनवरी के बाद को समझ में आएगा। लेकिन आज का जो पत्र है, आज जो शिक्षा विभाग ने जो लेटर निकाला है, उसमें वैसे जो आवेदक हैं जिनके जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या फिर अलग अलग फैमिली कारणों से जो आवेदन माना गया, लेकिन विस्तृत डिटेल्स नहीं आया है कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा जिनसे वो आवेदन दे सकेंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार के लिए भी संभव नहीं है कि हर किसी की बात को मान के वो चले। और दूसरी बात यह है कि जो जरूरी जो सुधार है, जो जरूरी संशोधन किए जा सकते हैं, जो उनके हाथ के जो वाजिब है, उन्हें लागू भी करने की जरूरत है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने 2 दिन पहले जो परसों दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका हुआ था, उसमें इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि अब हम चाहेंगे कि जो लोग भी चाहें तो अपना सुझाव दे, और उन सुझावों को लेके हम फिर इसमें जो सुधार जो नियमावली में सुधार कर सके, ताकि किसी को कोई समस्या नहीं हो सके। अब देखिए, इतने बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पे बहालियां होनी है, बहाली हुई है और उसके बाद करीब 1.5 से 2 लाख शिक्षक हैं।
अब उनको समायोजित करना, उनके सभी के अगर मन मुताबिक अगर पोस्टिंग की बात हो तो सरकार के लिए भी संभव नहीं कि सभी के मन मुताबिक करे। लेकिन हाँ, प्रयोग से बचना चाहिए, शिक्षा विभाग को इसमें चाहिए कि वो प्रयोग से बचे और इस बात को लगातार हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से और लगातार जो संबंधित अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री, उन तक ये बात पहुंचा भी रहे हैं कि कृपया शिक्षा विभाग को अब प्रयोग की पाठशाला बना। बिल्कुल। चलिए ठीक है अमिताभ जी, फिर आपका रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रभात मालाकार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा रुख उनका करना चाहूंगी। प्रभात जी, अगर बात की जाए बिहार में युवाओं की, तो युवाओं की किस्मत, युवाओं का भविष्य शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। अगर शिक्षक ही खुश नहीं है तो हमारी बिहार के युवाओं का क्या होगा? नहीं, आप कल की जो शिक्षक बहाली की जो नियुक्ति पत्र दी गई, आप देखिए कि जितना एक दिन में नियुक्ति पत्र दिया गया शिक्षकों को, उतना तो 90 से 2005 तक में नहीं दिया गया था। 4 लाख पहले शिक्षक बहाल हुए, अभी 1,14,000 कल। और मुख्यमंत्री जी ने और एनडीए सरकार ने तो ये चाहती है कि शिक्षक सब सरकारी हो, उनकी मंशा है कि वो सब शिक्षक सरकारी हो, तभी तो 5-5 उनको अटेम्प्ट दिया जा रहा है। अब पहला में बहुत लोग निकले, दूसरे में निकले, अभी 3 अभी और बाकी है। और अगर मंशा नहीं होती राज्य सरकार की, बिहार सरकार की, नीतीश जी की, सम्राट चौधरी जी की, तो वो मौका क्यों देते? और रही बात, तो हम लोग युवाओं के साथ, शिक्षकों के साथ, आज देखिए कि एक समय था कि ना स्कूल में कोई जाता नहीं था। लड़का छोड़िए, लड़की तो बहुत दूर की बात, लड़के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। तो मुख्यमंत्री जी ने पोशाक योजना शुरू की, साइकिल योजना शुरू की। तो कहीं ना कहीं से आज चाहे युवा हो, शिक्षक हो, चाहे कोई भी बिहार में कैसे आगे बढ़े, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, इसमें हम सब कड़े और बड़े निर्णय लेते हैं। हाँ, रही बात शिक्षा विभाग के स्थानांतरण की, तो मुख्यमंत्री जी ने तो कल स्पष्ट कर दिया कि जो जहां है वहीं रहे। शिक्षा मंत्री जी ने भी पहले कहा कि नहीं, हम इसमें आपके सुझाव देंगे और जो बेहतर परिणाम, जो बेहतर बदलाव, जो शिक्षकों को बेहतर सुविधा मिले। क्योंकि जब तक शिक्षक का मनोबल ऊंचा नहीं रहेगा, शिक्षक संतुष्ट नहीं होंगे, शिक्षक को आत्मसम्मान नहीं मिलेगा, तब तक वो अच्छे पढ़ाएंगे नहीं। तो मुख्यमंत्री जी ने तो खुले मन से अपील की कि आप लोग खूब बढ़िया से बच्चों को पढ़ाइए और बिहार को आगे बढ़ाइए। तो हमारी मंशा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, परिवहन, हर में हम लोग चाहते हैं कि हर विभाग बेहतर से बेहतर काम करे, तभी बिहार बढ़ेगा, तभी भारत बढ़ेगा। प्रभात जी, जिस तरह से शिक्षक लगातार अपने मुद्दे लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने, तो कोई ठोस प्लान है उन लोगों के लिए? निश्चित तौर पर अभी तो सुझाव लिए जा रहे हैं शिक्षा विभाग में, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि आप जहां हैं वहीं करिए। आज देखिए कि सारे नियोजित शिक्षक आज विशेष शिक्षक बन गए। कितनी बड़ी, एक बिहार में एक साथ इतनी बड़ी बहाली, 1,14,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, बिहार के इतिहास में इतनी बड़ी बहाली। तो कहीं ना कहीं से यह बिहार के शिक्षा विभाग के लिए क्रांति साबित होगा। और बिहार के जब शिक्षक का मनोबल ऊंचा होगा, तभी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होगी। आज देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने 10+2 में 25,000 कर दिया, ग्रेजुएट वाले को 50,000 कर दिया। तो आज लड़कों के बराबरी में लड़कियां आ गई हैं, छात्र के बराबर छात्राएं आ गई हैं शिक्षा के क्षेत्र में। यह मुख्यमंत्री जी का अथक प्रयास है, यह सम्राट चौधरी जी का अथक प्रयास है कि बिहार की शिक्षा नीति हम बेहतर से बेहतर और बहुत ही सुलभ से सुलभ करें, ताकि शिक्षकों को भी उसका लाभ मिले, छात्र छात्राओं को भी उसका लाभ मिले। तो निश्चित तौर पर जितने भी सुझाव आ रहे हैं उस पर अमल किया जा रहा है, और शिक्षकों के हित में कोई भी कार्य करना होगा तो उसमें एनडीए सरकार पीछे नहीं रहेगी। चलिए ठीक है प्रभात जी, सीधा रुख करना चाहूंगी सौरभ जी का। सौरभ जी, प्रभात जी की बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में शिक्षा के हालात तो सुधर गए हैं। नहीं सौरभ, ये सवाल मेरा भी ये था। सौरभ जी, सवाल मेरा भी था। प्रभात जी ने ये कहा कि नियुक्ति पत्र, हम इसे नियुक्ति पत्र मानेंगे कल जो हुआ नियुक्ति पत्र, वही तो इस बात को प्रभात जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। प्रभात जी ये तो ऑलरेडी नियोजित शिक्षक है, जिनको आप विशेष शिक्षक का दर्जा दे रहे हैं, दर्जा दे बार प्रभात जी नियुक्ति पत्र तो नहीं कहेंगे। सौरभ जी के बाद आपके पास निश्चित रूप से अमिताभ भैया ये जो कह रहे थे प्रभात जी कि ये नियुक्ति पत्र बांटा गया है, प्रभात जी जो लोग नियोजित थे उन्हीं को तो विशिष्ट बनाया गया है।
उनको तो नियुक्ति पत्र पहले ही बांट दिया गया, वो तो शिक्षक थे, उनको राज्यकर्मी का दर्जा लेना था, इसलिए वो परीक्षा में बैठे, परीक्षा पास किए। तो फिर आप यही तो चीज तो कह रहे हैं कि अब आगे कदम बढ़िए ना। मुख्यमंत्री जी के बातों को फिर आप दोहरा रहे हैं कि आपको याद है ना पुरनका बात सब। फिर आप 2005 के पहले 90 तक, 2080 तक, अरे यार नए नए भारत में नए, आप पूरे दूसरे राज्य का तुलना क्यों नहीं करते हैं आप दूसरे राज्य का तुलना कीजिए, कहां से कहां चला गया लोग। और फिर आप बोल रहे हैं, उसी बात पर आ गए कि सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी। सभा जी, इस बात की शुरुआत तो हम पहले भी किए थे ना कि आप आगे बढ़े ना, आप आगे बढ़े। क्यों आप नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं बांटा गया था, वो लोग नियोजित विशिष्ट बने हैं, राजकर्मी का दर्जा मिला है प्रभात जी, और फिर आप पीठ थपथपा रहे हैं। पेपर लीक पर नहीं बोलिएगा, TRD 2 पर पेपर लीक हुआ, उस पर कई सवाल है, उस पर नहीं जवाब दीजिएगा। कितने लोग शामिल है उस पर भी जवाब दे दीजिए। TRD 3 में 270 लोग की गिरफ्तारी हुई, उस पर जवाब नहीं दीजिएगा। कितने आप फर्जी लोगों की बहाली किए हैं, उस पर भी जवाब दे दीजिए। 50 से 60% लोग फर्जी हैं, जिनके पास डोमिसाइल फर्जी सर्टिफिकेट, एकेडमिक फर्जी सर्टिफिकेट, कंप्यूटर साइंस के फर्जी सर्टिफिकेट, STT फर्जी, सीटेट फर्जी। पूरा हम क्या कहेंगे, आर्थिक अपराध इकाई आप ही की एजेंसी है। कोर्ट में उन्होंने डायरी पेश किया है कि TRD 2 का भी पेपर लीक था। बहाली के नाम पर आप क्रेडिट लेते रहिए, 1990 से लेकर 2005 तक का उदाहरण देते रहिए, लेकिन अब नए बिहार और नए देश की कल्पना अगर कर रहे हैं ना, तो आगे बढ़िए, क्वालिटी एजुकेशन की बात कीजिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था फर्जी बहाली के नाम पर जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, उसको बंद कीजिए। हम ना सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार से खुश हैं कि आप बहाली दिए, लेकिन आपने किनको नौकरी दी है उस पर भी चर्चा कर लीजिए। फर्जी बहाली का डाटा जो है ना, उसको भी पेश कीजिए। अब कई चीजें सामने आएगी कि आप जो ये है, हम सरकार के उस व्यवस्था के खिलाफ है जिन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी दी, लेकिन उस नौकरी की आड़ में जो बड़े बड़े रैकेट, सिंडिकेट रैकेट, शिक्षा माफिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट के माफिया और बड़े बड़े दलाल जो है पैसे वाले हो गए, और उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं है। एक व्यक्ति की इर्द गिर्द सारी व्यवस्थाएं नहीं घूमती है, सब लोग मिलजुल कर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का जो ठेका लिए हैं, उस पर सोचने की जरूरत है। 1990 का उदाहरण देते रहिए, प्रमोद सिन्हा जी हैं बैठे हुए, उसका जवाब आपको देंगे। लेकिन हम यही कहेंगे प्रभात जी, हम सभी लोग बिहार के लोग हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में फर्जी बहाली के नाम पर जो क्रेडिट ले लिए हैं, उनको आगे बढ़िए। और 2024-25 का चुनाव जीतेंगे हारेंगे वो सब बात का विषय है, लेकिन हम लोग ये मान के चले हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, BPSC से बहाली होगी, लेकिन इस बहाली के नाम पर जो खेल हुआ है, वो नंगा नाच हुआ है, फर्जी बहाली हुई है। उस बहाली का डाटा जो है वो पूरे तौर पर पूरे देश में बहाली, पूरे देश को डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के लोगों को दूसरे राज्य में नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, और ठेके पर बहाली चल के दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, और दूसरे राज्य के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभा जी, बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल पर, फर्जी बहाली पर भी सवाल पूछिए इन लोगों से कि आखिर क्यों नहीं। अगर बहाली पर आप क्रेडिट लेते हैं तो फर्जी बहाली का भी क्रेडिट लीजिए कि कौन सरकार क्रेडिट लेगा, महागठबंधन की सरकार लेगी या NDA की सरकार लेगी, क्योंकि दोनों के समय में बहाली हुए, TRD 1, TRD 2 और TRD 3। चलिए ठीक है सौरभ जी। प्रमोद जी, शुरुआत आप ही से करते हैं, जवाब दे दीजिए, और कुछ कहना भी चाह रहे थे आप। बिल्कुल सभा जी, अभी प्रभात मालाकार जी जिस प्रकार से गुणगान कर रहे थे, उसी बात को सौरभ जी ने बतलाने का काम किया, उस पर हम कुछ बोलना चाह रहे थे। ये नियोजित शिक्षक को ही जो उनको राजकर्मी के दर्जा देने की बात थी, लगातार वो लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे थे कि जो भेदभाव किया जा रहा है नियोजित शिक्षक में और जो पूर्ण रूप से जो नियुक्त शिक्षक है उनमें, तो इनको भी राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, और उसी के लिए लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे थे। तो उनको ही अब ये विशिष्ट शिक्षक बनाए हैं, सक्षमता परीक्षा जब पास किया, और जब ये कह रहे हैं कि हमने इतना नियुक्ति पत्र बांट दिया, तो ये तो समझने की बात है ना। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि लाठियों से पीटे गए थे अमीन, उनको जो है संविदा पर बहाल किया गया था, और उनका टर्म पूरा हुआ, उनको हटा दिया गया, और पुनः संविदा पर नए अमीन की बहाली की जाएगी, और जोड़ के दिखला दिया जाएगा कि पहले मैंने इतना किया, अब मैं इतना किया। तो इस तरीके से सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करने से काम नहीं न चलेगा। जो व्यवहारिकता में जो सवाल जो अभी कौंध रहे हैं, उन पर जवाब देने की जरूरत है ना। और आप कह रहे हैं कि कड़े और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं सरकार के तरफ से, तो फिर हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? फिर क्यों पूरे जो शिक्षक वर्ग है, चाहे वो नियोजित शिक्षक के द्वारा बहाल हुए हो, चाहे अन्य
ये चाहे बीपीएससी के माध्यम से, आखिर क्यों? अभी कुछ देर पहले सौरभ जी ने कहा कि जो उत्तर बिहार के शिक्षक थे उनका पदस्थापन अगर कोसी क्षेत्र में है, सीमांचल में है, और वो अपना स्थानांतरण के लिए इंतजार लंबे अरसे से कर रहे हैं, तो आपने कैसी नियमावली बनाई स्थानांतरण की कि वो धड़े के धड़े रह गई, उस पर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। हाँ, नियम ऐसा बनाइए ना जो सुगम हो, सहज हो, और सबसे बड़ा बात है शिक्षकों के लिए हितकारी हो। मैंने पहले ही अपने उद्बोधन में कहा कि नियम ऐसे बनने चाहिए ताकि शिक्षक पूर्ण रूप से अपना पूरा ध्यान जो है वो केंद्रित करे बच्चों के शिक्षा पर, छात्रों के शिक्षा पर। यह नहीं कि वो अपने ही जो है जो उनकी समस्याएं हैं उनमें वो उलझे रहे। और सरकार का जो ये बार बार प्रयास रहा है। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे हम प्रभात जी से, लेकिन एक बात बताइए, अभी जैसा कि सौरभ जी बोल रहे थे कि महागठबंधन की सरकार थी या अब की सरकार हो, गड़बड़ियां तो दोनों में हुई है, फिर गड़बड़ियों में आप लोग कुछ क्यों नहीं कहते? सब सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में क्यों रहते हैं? देखिए सभा जी, अभी 2-3 दिन पहले ही उस पर डिबेट हुआ है। जो ईओयू ने जो आरोप पत्र दाखिल किया है उस पर आप ही के चैनल पर और ये सभी साथी इस पर बैठे हुए थे, उस पर हम लोगों ने डिबेट करने का काम किया। और उस आरोप पत्र में TRE 2 के बारे में भी बतलाया गया कि उसमें भी गड़बड़ियां की गई थी। तो मेरा सवाल यही है कि जब गड़बड़ियां की गई तो ईओयू के द्वारा पहले जो लोग गड़बड़ी किए उनको उनकी गिरफ्तारियां की जाती, उन पर मामला दर्ज किया जाता, उनको सामने लाया जाता कि किन लोगों ने TRE 2 में गड़बड़ियां की। उन्होंने सिर्फ यह कहने का काम किया कि TRE 2 में भी गड़बड़ियां हुई है। तो गड़बड़ियां अगर हुई है तो जांच कराने का या जांच करने का और जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का कार्य कौन करेगा? सरकार ही करेगी ना। अभी जो वर्तमान में अगर हमारी सरकार होती तो हम करते। अभी वर्तमान में जो सरकार है उसकी जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? सरकार से, महागठबंधन की सरकार से हम लोगों के हटने के बाद ही आप देखिए कि प्रक्रिया को भी, जो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से किया गया। मार्च माह में ही आपने देखा था कि हजारीबाग से जो पकड़ाए थे लोग, 200 से अधिक लोग पकड़ाए, और मंत्री कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये समझने की बात है ना कि आप तो उस पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। और 10-11 माह बीतने के बाद भी जब आप उस पर कड़े निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी मंशा पर तो सवाल उठेंगे ना कि सरकार की मंशा क्या है। यही मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए ठीक है प्रमोद जी। प्रभात जी, शिक्षकों की गुहार कब सुनी जाएगी? बार बार आप लोग सवालों के कटघरे में खड़े होते हैं, आखिर बार बार ऐसा क्यों हो जाता है? नहीं, सौरभ जी ने बोला पेपर लीक का मामला हो या जो भी डोमिसाइल फर्जी बना के जो बहाली का मामला हो, तो सरकार उस पर बैठने नहीं वाली है। सौरभ जी, उन सब पे कार्रवाई होगी और सब सलाखों के पीछे होंगे, मैं आपको ये कह रहा। और अभी प्रमोद सिन्हा जी कह रहे थे, प्रमोद सिन्हा जी उस समय स्कूल था क्या, शिक्षक थे क्या? अरे उस समय तो हम लोग का जन्म ही नहीं हुआ था। हम लोग आप जब बोल रहे थे, नहीं आप जब बोल रहे थे सुन रहा, आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था। आप सही बात, अरे सही बात ही बोल रहे हैं, सवाल सही बात ही बोल रहे हैं। अरे ये इस प्रकार की बातें बोलते हैं जैसे हम लोग थे ही नहीं धरती पर। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों के डिमांड पर, शिक्षकों के कहने पर, सुनिए प्रमोद सिन्हा जी सुनिए, शिक्षकों के कहने पर ही स्थानांतरण नियम लाया गया था और शिक्षकों के द्वारा ही हाईकोर्ट में इसको केस किया गया और इसको अभी हाईकोर्ट का आदेश का पालन किया जा रहा है। तो शिक्षक हित में ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। उस समय भी मैंने कहा था कि जो स्थानांतरण नीति में कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो वो बदलाव किए जाएंगे। तो कुछ औरंगाबाद के शिक्षकों ने हाईकोर्ट में केस किया, हाईकोर्ट को जो आदेश है बिहार सरकार उसको मान रही है और बेहतर से अभी हम बैठे नहीं, अभी हम लगातार सुझाव ले रहे हैं। और शिक्षकों, मैं पहले भी कह रहा हूं अब भी कह रहा हूं कि शिक्षकों का जब तक मनोबल ऊंचा नहीं होगा, शिक्षकों को जब तक आत्मसम्मान नहीं मिलेगा, शिक्षक जब तक अपने आप को अनुकूल नहीं महसूस करेंगे तब तक वो अच्छी पढ़ाई नहीं करा सकते, अच्छे लोग बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो निश्चित तौर पर जब तक शिक्षक मजबूत नहीं होंगे तब तक छात्र भी मजबूत नहीं होंगे। तो हम लोग तो शिक्षक हित में जो भी कार्य करने होंगे वो करेंगे। और इससे क्यों प्रमोद सिन्हा जी को दर्द हो रहा है आप लोग को बताइए ना,
आप लोग जो किया वही ना बताएंगे, हम लोग जो किए वही ना बताएंगे। तो इसमें दर्द क्यों हो रहा है? आप लोग तो कुछ कर नहीं पाए। हो रहा है ना, स्कूलें नहीं था तो टीचर कहाँ है, बच्चा कहाँ था, शिक्षक कहाँ? अरे सुनिए ना, नियोजित शिक्षक आप लोगों ने बहाल करने का काम किया था 1991 सबसे ज्यादा पलायन बिहार में 1990 से 2005 में पलायन हुआ और बाहर में जाके बिहार के बाहर लोग मजदूरी कर रहे हैं। नियुक्ति नियमावली बनाने का काम किया था और बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति करने का काम किया था। ठीक है, समय की कमी है, आपकी कमेंट अमिताभ जी से लेना चाहूंगी। अमिताभ जी। नहीं सब आप देखिए, बिल्कुल जो शिक्षक संगठनों की बातें हैं सरकार को उन पर भी विचार करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप एनडीए की सरकार में, यूपीए की सरकार में क्या हुआ नहीं हुआ वो बात पे जाने की बजाय अगर हम आगे के भविष्य अगर हम देखेंगे तो शिक्षक संगठनों से बात करके जो उनकी समस्याएं हैं, जिस तरीके से रिकॉर्ड संख्या में बहालियां हुई हैं, अगर उन्हें उस तरह का माहौल भी मिलेगा तो निश्चित तौर पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा और उसका जो लाभ है समाज को मिलेगा। लेकिन सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियों से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। जितने रिकॉर्ड तादाद में शिक्षकों की बहाली हो रही है उनके लिए उनकी सुविधाएं भी देखनी होंगी, सिर्फ बहाली करने से नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों के मुद्दे पर बार बार सवाल उठते हैं, क्योंकि शिक्षक कहीं ना कहीं बिहार सरकार से खुश नहीं है। और बात यह भी है कि अगर शिक्षक खुश नहीं है, शिक्षक अगर एक चीज पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, दूसरी चीजों में उलझे हुए हैं, तो वो हमारे बिहार के भविष्य को कैसे सुधार पाएंगे? जब वो अलग अलग चीजों में उलझे रहेंगे तो वो बिहार के बच्चों पे, युवाओं पे कैसे ध्यान देंगे? तो इसलिए सरकार को जल्द से जल्द शिक्षकों के मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बार बार शिक्षक बिहार सरकार पर सवाल उठाते हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, गड़बड़ियां सामने आई हो या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हो। अगर शिक्षक इन्हीं सब चीजों में उलझे रह जाएंगे तो बिहार का भविष्य क्या होगा? ये सवाल बार बार उठेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।